हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो G20 समिट के ऊपर रहने वाला है। ये G20 जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे। 2022 में जो बाली की समिट हुई उसमें क्या डिसीजन लिया गया उसे देखेंगे। और इंडिया को क्योंकि प्रेसिडेंटशिप मिल गई है दिसंबर में, तो 2023 में इंडिया इसकी मीटिंग होल्ड करेगा। तो इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, आइए शुरू करते हैं। देखिए, G20 जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 19 कंट्रीज़ हैं प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूरोपियन यूनियन। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए दो लोग हैं, एक है यूरोपियन कमीशन और दूसरा यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो देखिए, शुरुआत होती है 1999 में, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक मिनिस्टर्स की मीट होती है। क्योंकि अगर हम लेट 90s की बात करें, लेट 90s में जो हमारा ईस्ट एशिया है या और साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ रखी थी, जो कि पोस्टर बॉय थे कैपिटलिज्म के ईस्ट एशिया में। जैसे साउथ कोरिया हो गया और साउथ ईस्ट एशिया में फिलिपीन, ताइवान, इंडोनेशिया, इन सब की इकॉनमी माली हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो उस समय की जो डेवलप्ड कंट्री थी जिसे हम G7 कहें, तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नाकाम रही। तो इसीलिए जो है मेजर इकॉनमीज़ को लेकर के इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम हुआ G20। और जो है 2007 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई। तो 2008 से जो है इसमें जो मीटिंग होने लगी, वो लीडर लोग भी इसमें आने लगे। इससे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के मिनिस्टर वगैरह ही मीटिंग करते थे। एक बार हम देख लें 2007 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी, उसका रीज़न क्या था। तो उसका था प्रीडेटरी लैंडिंग, जो कि मतलब लो इनकम लोगों को होम बाय करने के लिए उन्हें टारगेट किया गया था और बहुत ज़्यादा रिस्क लिया गया। वहाँ के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यूएस के, आपने नाम सुना होगा लैमन ब्रदर। जो लैमन ब्रदर है, जो इंटरनेशनल एक तरह से उसी जैसी क्राइसिस आई थी, वो एक फाइनेंशियल सर्विस देता है जैसे आज की डेट में गोल्डमैन सैक है। तो लैमन ब्रदर जो था उसका दिवालिया निकल गया था। उसे सब प्राइम मोर्टगेज क्राइसिस भी कहते हैं। और वहाँ पे इसने एक तरह से इतना ज़्यादा रिस्क ले लिया गया, उन्होंने मतलब टू बिग टू फेल, ये उनकी मानसिकता थी। और इन्होंने जो बबल था, इन्होंने एक तरह से हाउसिंग बबल क्रिएट कर दिया था, वो एक तरह से बबल फूट गया। तो इसी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई। तो उससे इन्होंने सीख लेते हुए 2008 से जो है एनुअल समिट लीडर्स की कर दी। तो ये हमने G20 का बैकग्राउंड देख लिया। तो इसका मेन गोल क्या था, रिजॉल्विंग द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। हमें G20 की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ का ग्रुप है जिसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन दोनों हैं। जिसमें जो अगर ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट की बात करें तो 80% से ज़्यादा ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट ये डिनोट करता है, ये ग्रुपिंग। उसके अलावा वर्ल्ड का जो ट्रेड है उसमें 75% से ज़्यादा ये रिप्रेजेंट करता है G20। और 2/3 यानी लगभग लगभग 66.66% ग्लोबल पॉपुलेशन को ये कंट्रीज़ रिप्रेजेंट करती है, 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा अगर हम जोग्राफी की बात करें तो 60% वर्ल्ड एरिया ये कंट्रीज़ रिप्रेजेंट करती हैं। तो इससे इसका इंपॉर्टेंस हमें पता चलता है। ये चीज़ मैंने बता दी आपको। इसका इंसेप्शन जो है 1999 में हुआ था और उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स वो डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक क्राइसिस और फाइनेंशियल इश्यूज़ को। जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, या जिसे हम कहते हैं कि सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस, तो उसमें इसे लीडर लेवल पे एलिवेट कर दिया गया। उसके बाद से ये हर साल एनुअली समिट हो रही है। 2021 में ये इटली में हुई थी, 22 में ये जो है बाली में हुई, 23 में जो है ये इंडिया में होगी, 24 में होगी ब्राज़ील में, और 25 में ये होगी आपका साउथ अफ्रीका में। और जो कंट्रीज़ अभी करंट होस्ट हैं, इससे पहले प्रीवियस होस्ट थी और जो इसके बाद होस्ट होंगी, तो उन्हें ट्राइका कहते हैं। जैसे ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस ट्राइका में जो है तीनों डेवलपिंग कंट्रीज़ होंगी, जैसे इंडोनेशिया, इंडिया और इंडिया के बाद ब्राज़ील। अब हम ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। देखिए, G7 आज का जो ग्रुप है, अगर उसमें रशिया को हम इंक्लूड कर दें तो ये G8 हो जाएगा। इसके अलावा टर्की है ना, अर्जेंटीना, ये सारी कंट्रीज़, साउथ कोरिया, तो इन सबको मिला लेंगे तो ये हो जाएगा G20 के मेंबर्स। हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं इनकी ऑब्जेक्टिव क्या था G20 का। G20 का मेन ऑब्जेक्टिव था पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन हो जो कि फाइनेंशियल जितने भी इश्यूज़ हैं उसको टैकल करने के लिए और सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करने के लिए। इसके अलावा ग्लोबली फाइनेंशियल रेगुलेशन ऐसी हो कि रिस्क कम हो और फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। इसका एक न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर डेवलप करना, ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे G20 के शुरू से ही। इंपॉर्टेंस हमने देख ली है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग लगभग 2/3, वर्ल्ड ट्रेड का 80%, इकॉनमी की बात करें 84%, कार्बन एमिशन का 79%, ये ग्रुपिंग है। अब हम देख लेते हैं बाली में जो समिट हुआ अभी 2022 में, उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए। मोटा मोटी जो रशियन एग्रेशन था या रशिया यूक्रेन वॉर, उसको
क्रिटिसाइज़ किया गया और बोला गया कि भैया ये युद्ध का समय नहीं है। हमारी इकॉनमी ग्लोबली जो है हर देश की कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है। तो ये और इस वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो रशिया का एग्रेशन ठीक नहीं है। रशिया एक पावरफुल माइटी कंपनी है, यूक्रेन उसके सामने बच्चा ही है। तो मोटा-मोटी लगभग सभी ने कंडेम किया अपने अपने शब्दों में। किसी ने कहा कि यहाँ पे लड़ाई नहीं चाहिए, बातचीत करके मामला सुलझाएं। तो ये था। इसके अलावा यूएस चाइना के टाइज बेटर हुए। मेन जो था टारगेट इनका था आपका क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी और फोकस ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। तो फूड सिक्योरिटी के लिए जो है बोला गया कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन सारे ग्रुप लेंगे। और क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस चल रहा था तो एक सभी लोग ने ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव इसकी तारीफ़ की। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव बेसिकली रशिया, यूक्रेन और टर्की के बीच में समझौता हुआ था और वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए फूड्स वगैरह, फूड ग्रेन्स वगैरह के लिए आम सहमति इन देशों में बनी थी। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के लिए बोला गया, जो हमने जो पेरिस में हम पेरिस एग्रीमेंट 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट था जिसमें हमने गोल अपना सेट किया था कि कोशिश करेंगे हम 1.5 डिग्री ही हम जो है ग्लोबल टेम्परेचर को लिमिट में जो इंक्रीज़ है उसको लिमिट करने की कोशिश करें 1.5 डिग्री तक। तो इस पर बोला गया कि सभी लोग मिल करके इस पर एफर्ट करें। तो ये होगी क्लाइमेट चेंज की बात। इसके अलावा देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी पुश किया गया, उसकी इम्पोर्टेंस को रिकग्नाइज़ किया गया और ये बोला कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको उनके लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकॉनमी में। तो इसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। ये मेन हेडिंग थी। इसके अलावा हेल्थ, देखिए कोविड से अभी रिकवरी हो नहीं पाई है ना, इसलिए जो है हेल्थ को प्रमोट करना पड़ेगा और जो रिकवरी होनी है उसे सस्टेनेबल होना चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए भी बोला गया और एक फ़ंड बनाया गया, पैंडेमिक फ़ंड, जो पैंडेमिक को प्रिवेंट करे, पैंडेमिक प्रिवेंशन फ़ंड। और ये इसे होस्ट कौन करेगा? इसे करेगा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के लिए बोला गया कि आप एक फ़ंड बना दिए ताकि फ्यूचर में ऐसी क्राइसिस जो है हमें देखने को ना मिले। देखिए G20 का जो है कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता है ना, और कोई भी इशू को अगर डिस्कस करना है G20 को तो वो 2 लेवल पे करते हैं। एक फाइनेंशियल चैनल होता है इनका, दूसरा होता है इनका शेरपा। तो जितने भी फाइनेंशियल मसले होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर वगैरह होते हैं वो देखते हैं। इसके अलावा और भी कोई इशू होता है तो वो शेरपा डिस्कस करते हैं जो कि रेलेवेंट हो ग्लोबली। जैसे इंडिया के लिए पीयूष गोयल जी को शेरपा डिनोट किया है और शेरपा को डिनोट करते हैं जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होते हैं वो, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा चाइना ने अपने आउटरीच की बात की। तो ये मोटा मोटी क्रक्स था बाली समिट जो G20 का हुआ इंडोनेशिया में 2022 में। ये अब नेक्स्ट ईयर यानी दिसंबर से ही इंडिया को प्रेसिडेंटशिप मिल चुकी है। नेक्स्ट ईयर इंडिया इसे होस्ट करेगा और इंडिया के लिए कहा गया कि एज इंडिया एज्यूम, मोदी जी ने कहा एज इंडिया एज्यूम, इतना इंपॉर्टेंट ये हमें रोल मिला है। तो क्या वो उन्होंने क्वेश्चन किया कि कैन द G20 गो फर्दर स्टिल, कैन वी एनालाइज फंडामेंटल माइंड शिफ्ट टू बेनिफिट हार्मनी एज अ होल। और हमने जो इसकी थीम रखी है और मोदी जी इसी क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं कि आई बिलीव वी कैन, है ना, वी कैन, जैसे यू वी कैन युवराज सिंह ने अपना निकाला था यू वी कैन, इतना मोदी जी कहते हैं वी कैन। तो 2023 की जो थीम है उसका हमने वो भी रख रखा है, वो है वसुधैव कुटुंबकम, है ना, वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरा विश्व ही हमारा घर है। अब देखिए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है ये G20 का समिट, क्योंकि देखिए आज की डेट में जो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। एक तरह से हम लोग जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं। जो रशिया यूक्रेन वॉर देखिए इतने टाइम से चला आ रहा है, फरवरी से, है ना, 1 साल हो जाएगा 1-2 महीने में, अभी भी ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर रशिया ने कुछ मिसाइल दागी। तो एक तरह से अनसर्टेनिटी है जियोपॉलिटिकली। प्लस इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन हर कंट्री में लगभग राइज़ ही कर रहा है। अभी थोड़ा 1 आध महीने इस महीने थोड़ा कम आए हैं, लेकिन इन्फ्लेशन हिस्टोरिक हाई है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हिस्टोरिक हाई है। अब इसमें हम G20 की बात नहीं करें, पूरे ग्लोबली वर्ल्ड की बात करेंगे। आप श्रीलंका देख लीजिए, है ना, क्राइसिस से गुजर ही रहा है, हमने उस पर वीडियो भी बनाया था। इसके अलावा यहाँ पे ये यूएस में या यूके में एक तरह से लोगों में फ़ियर है कि रिसेशन ना आ जाए, रिसेशन का भी फ़ियर है। तो इतने कठिन एनवायरनमेंट में इंडिया को ये मीटिंग हेल्ड करनी है G20 की। इसके अलावा
दुनिया के मैक्सिमम जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे अपने यहाँ आरबीआई है, वो क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं। इन्फ्लेशन तो हाई है, इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब इंटरेस्ट अगर बढ़ा दिया जाएगा तो इससे एक नुकसान ये है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी नहीं होगी, है ना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मान लीजिए जिन्हें पैसा चाहिए होगा, इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो बोरो करना नहीं चाहेंगे। तो इस तरह से, और जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं ग्लोबली, है ना, एक तरह से उनमें स्लो डाउन भी आ रहा है। हम चाइना की बात कर लें तो इतना चैलेंजिंग रहेगा इंडिया के लिए G20 की मीट होल्ड करना। तो ये समिट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, और इसे होस्ट करने के हमारे पास इतने सारे चैलेंजेस हैं, तो हमें इन्हें अच्छे से टैकल करना है। और हमारा तो सबसे पहले मेन एम ये होगा कि हम जो है यूक्रेन में जो है पीस को सिक्योर करें। जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसको पहले हम शांत करें, और फिर हमारे खुद चाइना के साथ अभी इशू चल रहा है बॉर्डर का। तो हम लोग जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के युग में जी रहे हैं, और ऐसे में हमें G20 का समिट को होल्ड करना है। और हम चाहेंगे कि जो वर्ल्ड हो, है ना, एक तो ओपन हो, है ना, स्टेबल हो, और रूल बेस्ड ट्रेड हो, है ना, और रूल बेस्ड ऑर्डर हो। ग्लोबल जो वैल्यू चेन है वो स्ट्रेंथन हो। तो इसीलिए हमने जो है वसुदेव कुटुम्बकम को हमने मेन थीम में यूज़ किया है G20 के अपने जो समिट है उसके। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ताकि हम जो ग्लोबल गुड पर फोकस कर सकें, और पीस हो, यूनिटी हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इन सब पे हम फोकस कर सकें। और इंडिया सॉल्यूशन दे सकता है ना। आज भी अगर जहाँ जहाँ दुनिया में जो है रिसेशन का फियर है, यूएस यूके में, चाइना जैसी बड़ी इकॉनमी में स्लो डाउन है ना, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। तो इंडिया ने बहुत अच्छा रिकवरी किया पोस्ट कोविड। तो इंडिया के पास सॉल्यूशन है इन सारे चैलेंजेस का, है ना। हमने जो है इसीलिए थीम दी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा नारा है वो भी हमने इस थीम में दिया। तो मेरे को भी लगता है, और जाहिर सी बात है, इंडिया अच्छे से इस समिट को होल्ड करेगा, और जो है वर्ल्ड को एक नई दिशा देगा, और अपना ग्लोरियस पास्ट को वो फिर से रिजुनेट करेगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।